अगर हम लोग बात करते हैं एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर की, ठीक है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेक्चर ले चुका हूँ। अगर आपने पावर सिस्टम की मेरी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पे हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करा था। मैंने बहुत डिटेल में आपको मैथमेटिकली एंड पिक्टोरिकली और जो भी तरीके थे उन सब से आपको समझाने की कोशिश करी थी एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। नहीं देखा है तो एक बार चेक कर लेना, पावर सिस्टम सीरीज़ में इसके ऊपर पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी। अगर मैं एक्टिव और रिएक्टिव पावर को देखने की कोशिश करूँ कि विद द कह सकते हैं अगर लोड की नज़र से, लोड की नज़र से अगर देखने की कोशिश करोगे तो लोड की नज़र से एक्टिव पावर क्या है? एक्टिव पावर वो पावर है जो कि मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करती किसी भी तरीके का। लेकिन रिएक्टिव पावर की बात करें तो लोड की नज़र से अगर देखोगे तो रिएक्टिव पावर जस्ट एक सपोर्टिंग एक्टर का रोल प्ले कर रही है, जिसका काम होता है कि एक्टिव पावर को फ्लो होने देना सिस्टम में बाय सेटिंग द रिक्वायर्ड फील्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि लोड की नज़र से अगर देखते हैं। तो लोड की नज़र से अगर रिएक्टिव पावर को देखोगे तो वैसे तो रिएक्टिव पावर एक तरीके का बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि केवल एक सपोर्टिंग एक्टर का रोल प्ले कर रही है। लेकिन रिएक्टिव पावर की हेल्प के बिना एक्टिव पावर कभी भी सिस्टम में फ्लो नहीं कर सकती। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वी एंड आई के रेस्पेक्ट में, अगर देखोगे, अगर वोल्टेज और करंट से पूछोगे कि एक्टिव पावर को तुम कैसे देखते हो, तो वो कहेगा मेरे लिए एक्टिव पावर का मतलब हो गया अगर हम लोग साथ साथ चल रहे हैं, सिंक्रोनिज्म में सेम फेज में हैं, तो वी और आई अगर सेम फेज में होंगे तो हम कह देंगे ये एक्टिव पावर है। और वहीं पे अगर वी एंड आई अगर क्वाड्रेचर में होंगे, फेज क्वाड्रेचर में, तो हम उसको कह देंगे दिस इज एन रिएक्टिव पावर। ठीक है, बात समझ में आ रही? नाउ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर लोड की नज़र से और वोल्टेज एंड करंट की नज़र से अगर देखा जाए तो आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो, वोल्टेज और करंट को वैसे भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करने वाले हो उसका, लेकिन बात यह है कि वोल्टेज और करंट आपस में, उनकी नज़र से अगर देखोगे तो एकदम डिफरेंट वर्ड देखने को मिलेगा। डेट्स वाई यहाँ पे फेज इंपॉर्टेंट है। और लोड की नज़र से देखोगे तो लोड की नज़र से केवल आपको काम से मतलब है कि आउटपुट क्या मिल रहा है। एक्टिव पावर आउटपुट जनरेट कर रही है तो हमारे लिए वो यूजफुल पावर है। डेट्स वाई एक्टिव पावर को हम लोग कभी कभी यूजफुल पावर या रियल पावर भी कह देते हैं, और रिएक्टिव पावर को एक स्यूडो पावर, एक इमेजिनरी पावर कह देते हैं, क्योंकि वो केवल आपके एक्टिव पावर को फ्लो करने में हेल्प करती है पर किसी भी तरीके का वर्कआउट नहीं करती। आउटपुट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनल कंपनसेशन टेक्निक या पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम के अंदर नॉर्मली जो हमारा सिस्टम होता है वहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है सीरीज कंपनसेशन एंड शंट कंपनसेशन की, इन्हीं एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने के लिए। ये चीज़ ऑलरेडी हमने डिस्कस करी थी, आपको मैंने बताया था अगर हमने कंपनसेशन टेक्निक, अगेन पावर सिस्टम की लेक्चर की सीरीज में मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो पावर सिस्टम के अंदर जब भी हम पावर को फ्लो कराने की कोशिश करते हैं तो एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर दोनों की ज़रूरत पड़ती है ना। इन्हीं एक्टिव और रिएक्टिव को बैलेंस करने के लिए, यानी कि रेटेड वैल्यू के आसपास मेंटेन रखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कंपनसेशन टेक्निक की। तो अगर कन्वेंशनल कंपनसेशन की टेक्निक की बात करी जाए, जो कि हम इंडक्टर एंड कैपेसिटर से करते थे, ये पावर कैपेसिटर बैंक कनेक्ट करके या रिएक्टर को कनेक्ट करके, तो उनको हम कहते थे कन्वेंशनल कंपनसेशन टेक्निक। ठीक है, तो वो दो तरीके की होती थी, सीरीज हो गई या शंट हो गई। शंट की अगर हम बात कर लें तो ये वोल्टेज प्रोफाइल को इंप्रूव करता था, ये अल्टीमेटली आपके रिएक्टिव पावर को इंप्रूव करता था सिस्टम की। और वहीं पे सीरीज जो था वो पावर ट्रांसफर की कैपेबिलिटी को बढ़ाता था। यानी कि जब हम सीरीज कंपनसेशन करते थे तो पावर ट्रांसफर की जो कैपेबिलिटी है, यानी कि हम सेम ट्रांसमिशन लाइन से ज़्यादा पावर ट्रांसफर कर पाते थे। और वहीं पे अगर शंट कंपनसेशन देते थे तो हम लोग जो रिएक्टिव पावर की जो हमें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल कर पाते थे। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग करते थे। पर अगेन ये एक डायनेमिक कंट्रोल था। डायनेमिक कंट्रोल मतलब फॉर एग्जांपल हम इसमें स्विचिंग कर सकते हैं, या दूसरा कह लो सिंक्रोनस कंडेंसर फॉर एग्जांपल हम पहले यूज़ करते थे। तो सिंक्रोनस कंडेंसर अगेन एक मूविंग पार्ट है, ठीक है? तो एक डायनेमिक कंट्रोल के अंदर ये आता था। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हमने बात करी ये मैकेनिकल स्विचिंग के अंडर में आती थी। मैकेनिकल स्विचिंग का क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा अगर सिस्टम है उसके अंदर अगर रिएक्टिव पावर रेटेड से ज़्यादा है तो हम क्या करते थे, एक इंडक्टर कनेक्ट कर देते थे ताकि वो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करके सिस्टम को रेटेड रिएक्टिव पावर के लेवल पे बना सके। यानी कि और या फिर अगर सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर कम हो रही है तो हम लोग क्या करते थे, कैपेसिटर कनेक्ट करते थे ताकि वो रिएक्टिव पावर को सप्लाई कर सके और Q इक्वल टू Q रेटेड बनाई जा सके, सिस्टम की जो रिएक्टिव पावर है वो रेटेड के बराबर लाई जा सके। पर ये सारी की सारी मैकेनिकल स्विचिंग होती थी, आपको मैंने बताया था। फॉर एग्जांपल रात के समय में जब लोड कम हो जाता था तो ऐसे में लाइन का कैपेसिटेंस बढ़ जाता था, लाइन का कैपेसिटेंस। तो इसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम इंडक्टर या रिएक्टर कनेक्ट कर देते थे रात में, ठीक है? और इसी से हम लोग फेरांटी इफेक्ट को टैकल करते थे। लेकिन वहीं पे अगर मान लेते दिन का टाइम है जब हमें हाई रिएक्टिव पावर की ज़रूरत है, जिस समय हमें रिएक्टिव पावर ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है? तो जब रिएक्टिव पावर, अगर हमें रिएक्टिव पावर ज़्यादा चाहिए तो ऐसे समय में हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे
कैपेसिटर दिन के समय में कनेक्ट करते थे। नाउ ये जो मैं कह रहा हूँ ना, कैपेसिटर कनेक्ट कर देते थे या रिएक्टर कनेक्ट कर देते थे, ये सारे कनेक्ट कर देते थे, ये सब क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कम्स अंडर द मैकेनिकल स्विचिंग। तो ये हम लोग क्या करते थे, मैकेनिकली स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करते थे इन डिवाइसेस का। नाउ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, ये जो मैकेनिकल स्विचिंग जो भी हम करते हैं, तो ये कि स्लो ऑपरेशन है, मतलब एज कम्पेयर टू द ऑटोमेटिक स्विचिंग ये एक थोड़ा स्लो ऑपरेशन था, क्योंकि हम देखेंगे, रीडिंग लेंगे, देन हम ये सब परफॉर्म करेंगे। दूसरी चीज़ क्या थी, कनेक्शन एंड डिस्कनेक्शन से ट्रांजिएंट आ जाते थे, स्विचिंग ट्रांजिएंट। फॉर एग्जांपल दिन के टाइम पे हमें कैपेसिटर कनेक्ट करना है ना, जैसे ही कैपेसिटर कनेक्ट करने जाओगे तो ऐसे में क्या होगा कि ट्रांसमिशन लाइन से जब तुम कैपेसिटर कनेक्ट करोगे तो वहाँ पे बहुत ही प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे कनेक्ट करना पड़ेगा, जिस समय कि जिससे कि स्विचिंग ट्रांजिएंट ना आ जाए, कैपेसिटर स्विचिंग ट्रांजिएंट। अगर आप चाहते हो कि मैं स्विचिंग ट्रांजिएंट पे कोई एक लेक्चर बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में स्विचिंग ट्रांजिएंट करके पोस्ट कर देना, मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट लेक्चर तैयार कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती थी जब हम लोग मैकेनिकल स्विचिंग करते हैं। स्लो ऑपरेशन स्पेशली जब हम सिंक्रोनस कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। सिंक्रोनस कंडेंसर बेसिकली सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर, वो भी ओवर एक्साइटेड कंडीशन में और विदाउट एनी लोड। तो ये सिंक्रोनस मोटर जब ओवर एक्साइटेड कंडीशन में चलाते हैं तो इट जस्ट वर्क्स एज अ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक कैपेसिटर की तरह वर्क करती है। और अगर इसे अंडर एक्साइटेड कंडीशन में चलाओगे तो इंडक्टर की तरह वर्क करती है। तो ऐसे में ऑपरेशन लेकिन इसका काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि आप जानते हो कि मोटर एक मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। तो वहाँ पे बहुत ही स्लो ऑपरेशन हमें देखने को मिलता है। यानी कि हमें अगर ज़रूरत है एज अ कैपेसिटर रन कराना है तो आप उसे ओवर एक्साइटेड करोगे, चलाओगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो एक तो ऑपरेशन स्लो हो गया जो कन्वेंशनल हमारी कंपनसेशन टेक्निक थी, और दूसरा स्विचिंग ट्रांजिएंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। तो इसी का सॉल्यूशन, यानी कि हमें क्या करना था, इंजीनियर्स ने कहा हमें ज़रूरत है एक स्टैटिक कंपनसेशन टेक्निक्स की, जिसके अंदर मूविंग पार्ट ना हो, जो हर समय सिस्टम से कनेक्ट रह सके, ताकि स्विचिंग ट्रांजिएंट ना आए, और प्लस एक फास्ट ऑपरेशन दे सके। मतलब इतना ज़्यादा फास्ट कि 1-2 साइकिल में हम लोग तैयार हो जाएं रिएक्टिव पावर देने के लिए या लेने के लिए, एक्टिव पावर सप्लाई करने के लिए। सो विद इन 1 to 3 साइकिल्स में हमारा सिस्टम जो है वो रेडी हो पावर देने के लिए, समझ में आ रहा है। तो एक तो हमें फास्ट ऑपरेशन की ज़रूरत थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए था, एक तो हमें फास्ट ऑपरेशन चाहिए था। दूसरा हमें चाहिए था कि कोई भी स्विचिंग ट्रांजिएंट टाइप की चीज़ ना आए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ऑलवेज कनेक्टेड, यानी कि जो भी तुम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो वो ऑलवेज कनेक्ट रहे विद द पावर सिस्टम, ताकि हम बार बार उसे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट ना करें, क्योंकि जब भी हम कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करेंगे तो स्विचिंग ट्रांजिएंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो एक तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, और तीसरा ये था कि वो ऑटोमेटिक हो, उसमें मैकेनिकल जैसी कोई चीज़ ना हो, ऑटोमेटिक हो, यानी कि वो ऑटोमेटिकली चेक करे, हर समय चेक करे, मॉनिटर करती रहे कि भाई इस समय क्या ज़रूरत है, एक्टिव है या रिएक्टिव है। समझ में आ रही बात ये। तो ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए थी। एंड अगेन एक और इंपॉर्टेंट चीज़, स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक मतलब सेम वही चीज़ कि उसमें कोई ज़्यादा मूविंग पार्ट ना हो। फॉर एग्जांपल सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह ना हो, ना ही हमें कैपेसिटर की तरह इस तरीके की स्विचिंग वाला हिसाब किताब हमें ज़रूरत है। तो हमें क्या चाहिए, एक स्टैटिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है, स्टैटिक सिस्टम की ज़रूरत थी। और यहीं से पिक्चर में आता है फैक्ट कंट्रोलर। तो आज मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग चर्चा करेंगे फैक्ट्स की, कि फैक्ट्स क्या होते हैं और यहीं से पिक्चर में कैसे फैक्ट्स आए। तो अभी तक जितनी मैंने आपको कहानी सुनाई, हमें एक्टिव रिएक्टिव डिस्कस करा, देन मैंने बताया कि पावर सिस्टम के अंदर दोनों की बड़ी ज़रूरत होती है, एक्टिव और रिएक्टिव की। उसको मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कंपनसेशन टेक्निक्स की। ना कन्वेंशनल कंपनसेशन टेक्निक्स के हमने दिक्कतें वालों में जाना ना, अब उनका सॉल्यूशन फैक्ट्स के तौर पे कैसे दिया गया, तो इसको हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फैक्ट्स की, कि फैक्ट्स होते क्या है, तो फैक्ट्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, तो ये बेसिकली स्टैटिक डिवाइसेस होती हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्टेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए पावर सिस्टम की। यानी कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो पावर सिस्टम है वो स्टेबल रहे, अब और कंट्रोल भी रहे, हमारा पावर सिस्टम के ऊपर कंट्रोल भी रहे। तो दोनों चीज़ें चाहिए हमें, स्टेबिलिटी भी और कंट्रोल भी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो फैक्ट डिवाइसेस प्रोवाइड करवाती। नाउ अगर मैं बात करता हूँ पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम को अगर हम देखें, अगर तुम चाहते हो कि तुम पावर सिस्टम को कंट्रोल कर सको, तो तुम्हें दो चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए, पहला एक्टिव पावर पे और दूसरा रिएक्टिव पावर पे। अगर आपने एक्टिव एंड रिएक्टिव, पी से इसे बना लो, एक्टिव और रिएक्टिव पावर पर अगर आपने कंट्रोल हासिल कर लिया तो आप सिस्टम की स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी दोनों चीज़ें हासिल कर लोगे। तो ये जो एक्टिव और रिएक्टिव पावर पे जो कंट्रोल है, ये हमारा ये फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम जो है हमें प्रोवाइड करवाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे, आयु समझ में आ गई होगी ना। इसको अभी और धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे और डिटेल में धीरे धीरे जाते जाएंगे, लेक्चर वाइज लेक्चर। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि फ्लेक्सिबल फैक्ट डिवाइसेस पिक्चर में कब आ पाई, तो इसका पूरा श्रेय जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को। यानी देखो पुराने समय में अगर हम बात करते हैं तो पहले के समय में कन्वेंशनल टेक्निक इसलिए इस्तेमाल करी जाती थी कि क्योंकि हमारे पास
जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे वो क्या थे, वो नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही थे, मतलब उनके अंदर ज़्यादा पावर हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं थी। तो पावर डायोड नहीं थे, पावर थायरिस्टर नहीं थे। तो स्पेशली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसने पूरी फील्ड को रिवॉल्यूशनाइज करा वो थे हमारे थायरिस्टर की इन्वेंशन। यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के आने के बाद, पावर इलेक्ट्रॉनिक के आने से और थायरिस्टर की इन्वेंशन से ये संभव हो पाया। इसीलिए पहले के समय में जो कन्वेंशनल टेक्निक है वहाँ पे किसी भी तरीके की फैक्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि पहले ना तो हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थी ना ही थायरिस्टर था। एक बार थायरिस्टर आ गया तो इससे हमने क्या करा, ये हमारे पास एक तरीके वरदान की तरह था और इससे हमने सिस्टम को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक, इसको देखेंगे किस तरीके से थायरिस्टर ने पूरे मतलब पावर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करा, इसको हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसका सिंबल समझ लो, सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। ये जो सिंबल है एक तरीके की थायरिस्टर का ही सिंबल है, बस इसे एक बॉक्स में कर देंगे तो ये हमारा फैक्ट का सिंबल हो जाता है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द बेसिक। नाउ अगर हम बात करते हैं फैक्ट को और जानने की कोशिश करते हैं, तो फैक्ट हमारा जो इन 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी टू अकोमोडेट चेंजेस। तो फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, इसका मतलब इसमें जो फ्लेक्सिबल वर्ड है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर आप फैक्ट इस्तेमाल करोगे, फैक्ट बेस्ड जो सिस्टम होते हैं जिनके अंदर फैक्ट कंट्रोलर इस्तेमाल करे जाते हैं, वो चेंजेस को एकोमोडेट करने की एबिलिटी रखते हैं। ना कैसे चेंजेस, ठीक है, तो चेंजेस मतलब फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, यानी कि ऐसे पावर सिस्टम जिसके अंदर हम लोग फैक्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, वो जो पावर सिस्टम होते हैं उनके अंदर एक्टिव और रिएक्टिव पावर को हैंडल करने की, फ्लक्चुएशंस को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होती है। नाउ सिस्टम की बात कर लें तो यहाँ पे वो सिस्टम जिनके अंदर हमने फैक्ट कंट्रोलर का इस्तेमाल करा हुआ है ना, ये दो अलग अलग शब्द हैं। फैक्ट्स अगर कहीं पे आपको लिखा मिल जाता है तो आप बताएंगे एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर स्टैटिक और पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर बेस हमारे पास समान यूज हम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि फैक्ट कंट्रोलर, तो फैक्ट कंट्रोलर एक अलग चीज हो जाती है। बात समझ में आ रही? तो फैक्ट कंट्रोलर है और जो पावर सिस्टम इन फैक्ट कंट्रोलर को अपने अंदर एकोमोडेट करता है वो कहलाता है फैक्ट्स। समझ में आ रही बात? ये क्लियर हो गया यहाँ पे? तो फैक्ट कंट्रोलर की बात कर लें तो ये क्या होते हैं, दीज आर पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंट्रोलर होते हैं, साथ ही साथ अदर स्टैटिक कंट्रोलर भी होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स के अंदर केवल पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंट्रोलर ही यूज होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। स्पेशली अगर मैं एक बुक की बात करूं जो इसके लिए मतलब सबसे अच्छी किताब कही जाती है, अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स, हिंगो रानी करके किताब आती है, ये बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आप चाहते हैं फैक्ट पे कमांड करना तो इस बुक को पढ़ें। मतलब इसको पीएचडी वाले ही पढ़ते हैं, एमटेक वाले ही पढ़ते हैं, बीटेक वाले ही पढ़ते हैं। तो ये किताब ऐसी है जो हमेशा आपका साथ देगी। तो अगर उसमें आप देखें तो उन्होंने बड़ा ही स्पेसिफिक तरीके से इस चीज़ को बताया गया है कि इसके अंदर यानी फैक्ट कंट्रोलर हमारा ये एक नोशन होता है कि इसके अंदर केवल पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कन्वर्टर होंगे, ऐसा नहीं है। इसके अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर तो होते ही होते हैं, साथ साथ कुछ ऐसे स्टैटिक कंट्रोलर भी होते हैं जो पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? ये आने वाले समय में इनके ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं फैक्ट्स की, तो फैक्ट्स अगर तुमसे पूछा जाता है तो ये एक सिस्टम है, और तुमसे फैक्ट कंट्रोलर पूछ लिया जाता है वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंट्रोलर। यानी कि अगर तुमसे कहा जाए फैक्ट्स क्या है, तो फैक्ट्स एक ऐसा पावर सिस्टम है जहां पे हम चेंजेस को एकोमोडेट करने के लिए या कंट्रोलेबिलिटी हासिल करने के लिए फैक्ट कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। और तुमसे पूछिए जाए फैक्ट कंट्रोलर क्या है, तो फैक्ट कंट्रोलर जो है वो बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड या स्टैटिक कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही बात? ये तो सिस्टम है, पावर सिस्टम ऐसा सिस्टम, फैक्ट जो है वो एक सिस्टम है, और जिसके अंदर फैक्ट कंट्रोलर मौजूद है। तो आई होप दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया है, आई होप आपको समझ में आ गया कि दोनों में क्या अंतर है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, कई बार हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है फैक्ट्स क्या, तो हम फैक्ट कंट्रोलर की बताने लगते हैं, ये गलत आंसर है। आंसर अगर लिख के आओगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं स्टैटिक, अदर स्टैटिक कंट्रोलर, तो ऐसे जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड नहीं है, जैसे कि हम लोग कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मली एक इंडक्टर यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से अंदर आ जाएंगी। आने वाले समय में हम लोग इसको चर्चा करें। बात करते हैं बेनिफिट क्या है फैक्ट के, तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि भाई ये हमारी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। मतलब अगर हम सेम ट्रांसमिशन लाइन है जहाँ पे हम पावर भेज रहे हैं तो ये उसकी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर देगा, यानी कि हम ज़्यादा पावर भेज सकते हैं। दूसरी बात, लोडिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ा देता है, यानी कि वही सेम ट्रांसमिशन लाइन जो घिसी-पिटी हमारे पास होती हैं, उन्हीं ट्रांसमिशन लाइन से हम ज़्यादा पावर भेज सकते हैं। उनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकता है। साथ ही साथ ओवरलोड को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। यानी अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है तो वहाँ पे अगर ओवरलोडेड है तो हम उसके ओवरलोड को मैनेज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्ट कंट्रोल। कैसे करेंगे आने वाले समय में सीखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़, रिएक्टिव पावर को मैनेज करता है। ये जो पहले के 3 पॉइंट बताए, ये तीनों के तीनों एक्टिव पावर से जुड़े हुए थे, तो ये एक्टिव के साथ साथ रिएक्टिव पावर भी मैनेज करता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पावर एक्सचेंज कर सकते हैं हम लोग मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइन। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसके ऊपर लोड ज़्यादा है, तो हम उसको पड़ोस की ट्रांसमिशन लाइन के साथ शेयर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंट्रोलर होता है, आने वाले समय में हम लोग बात करेंगे, यूपीएफसी होता है, इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर होते हैं, आईपीएफसी। ये फैक्ट के एक स्पेशल कंट्रोलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली ट्रांसमिशन लाइन है,
ठीक है, और ये जो ट्रांसमिशन लाइन चल रही है इसे एक्टिव पावर की ज़रूरत है, और ये जो ट्रांसमिशन लाइन चल रही है इसके पास एक्टिव पावर है लेकिन उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, यानी कि अबव रेटेड फ्लो कर रही है मान के चलते हैं, और यहाँ पे हमें बिलो रेटेड है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हम लोग फैक्ट कंट्रोलर लगा के इसकी जो एक्स्ट्रा पावर है, एक्टिव पावर, वो पड़ोस वाली ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमें उसके लिए सेपरेट कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन फैक्ट कंट्रोलर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोड शिफ्ट कर सकते हैं कि ये अंडर लोडेड थी तो इसका लोड हमने क्या कर, ये अंडर लोडेड थी तो इसका लोड जो था, इसकी जो एक्स्ट्रा पावर थी वो क्या करी, हमने इसे दे दी ताकि इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। तो ज़रूरी नहीं है, यानी कि जो काम हम लोग जनरेटर की मदद से करते थे एक्स्ट्रा पावर जनरेट करके, वो अगर ऐसी कोई ट्रांसमिशन लाइन है जहाँ पावर बन रही है लेकिन वहाँ ज़रूरत नहीं है, तो वो हम क्या करते हैं, स्विच कर सकते हैं दूसरी ट्रांसमिशन लाइन पे। तो ये एक बड़ा ही एक अद्भुत एडवांटेज था फैक्ट का। तो अलाउ पावर एक्सचेंज अमंग मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइन, इसके ऊपर बड़ा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ फैक्ट्स, यानी कि हम एक्टिव कंट्रोल कर सकते थे, हम रिएक्टिव कंट्रोल कर सकते थे, साथ साथ हम मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइन में आपस में भी एक कंट्रोलिंग पा सकते थे और पावर फ्लो को मैनेज कर सकते थे, जिसकी जैसी जरूरत वैसा हम लोग कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ फैक्ट कंट्रोलर। ना अगर हम बात कर लेते हैं टाइप्स की, तो बेसिकली फैक्ट जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, सीरीज कंट्रोलर, शंट कंट्रोलर, सीरीज एंड सीरीज शंट। ये 4 तरीके के मेजर कैटेगरीज है जिसके अंदर फैक्ट कंट्रोलर को बांटा गया। ना इन चारों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दिस इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, और यहाँ पे हमने चर्चा करी कि क्यों हमें जरूरत पड़ी फैक्ट की और क्या क्या एडवांटेज थे। साथ ही साथ मैंने आपको इनिशियल हिंट दिया है कि टाइप्स ऑफ फैक्ट कंट्रोलर कौन कौन से होते हैं, इनके ऊपर धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे और आने वाले समय में इसके अंदर और जाके डिटेलिंग में सीखेंगे। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं सिंप्लीफाई करके बता सकूं। फैक्ट कंट्रोलर अपने आप में एक बड़ी टेक्नोलॉजी है, इवन पीएचडी में रिसर्च करते समय भी हम फैक्ट कंट्रोलर का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ये कोशिश रहेगी कि ये जो सीरीज है ये मैं बहुत एडवांस ना बना के बिल्कुल ऐसे रखूं कि बीटेक प्लस एमटेक लेवल तक के लोग इस चीज़ को समझ पाएं, एटलीस्ट उन्हें बेसिक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से काम होता है। डिटेलिंग के लिए हम लोग कभी और किसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे फैक्ट कंट्रोलर में आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो मेरी ये कोशिश रहेगी आने वाले जो भी फैक्ट के 10-15 लेक्चर हम तैयार करेंगे वो बिल्कुल बेसिक रहें, ताकि आपको आइडिया लग सके, कॉन्सेप्ट समझ में आ सके कि किस तरीके से हो रहा है। आपने अपना कीमती समय दिया, अगेन उसके लिए थैंक यू। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जिनको ज़रूरत है उनको ही बांटें। तब तक के लिए धन्यवाद।